हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आर के आर ओसीज एजुकेशन। और इस वाले वीडियो में आज हम लोग दीक्षा के साथ में हैं और दीक्षा का एडमिशन हुआ है विलियम्स टेक यूनिवर्सिटी में, जो कि ये बैचलर्स परस्यू करने जा रही हैं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के कोर्स में। तो ये वाले वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू के लिए हमारे पास में रिक्वेस्ट आया था विलियम्स टेक से। तो वो इंटरव्यू कैसे हुआ था वो एक बार और एक्सप्लेन कर दो दीक्षा आप, क्योंकि वो 1-to-1 इंटरव्यू नहीं हुआ था, है जी ना? सर। तो वो कैसे हुआ था, क्या सवाल हुए थे, वो एक बार वापस आप बता दीजिए इसमें। सर इसमें एक्चुअली में रिकॉर्डेड इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बेसिकली अपनी लिथुआनिया और यूनिवर्सिटी के बारे में सवाल पूछे थे। लाइक आपने ये कंट्री क्यों चूज़ करी, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया और आगे जाके आपके प्लान्स क्या है आगे। और सर उन्होंने ये भी पूछा कि न्यूट्रिशन का कोर्स आपने जो किया था वो क्यों किया था, और इससे रिलेटेड था कि आप ये दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो कि आप क्रिएटिव इंडस्ट्री के साथ और जो आपने कोर्स किया था डिप्लोमा का न्यूट्रिशन का, वो दोनों कैसे रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन थे उसमें जिक्र किए थे उन्होंने। ठीक है। तो जो बेसिकली रिकॉर्डेड इंटरव्यू क्या होता है कि जो हमारे पास में इंटरव्यू के लिए जो लिंक आता है, उस लिंक को जब हम लोग इंटरव्यू को जब शुरू करेंगे तो 1 by 1 क्वेश्चन फ्लैश होते हैं और आपको हर क्वेश्चन को जवाब देने के लिए भी एक टाइम होता है ना, कि आपको इतने टाइम तक उसका आंसर देना होगा और जो भी आप बोल रहे होते हैं वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आपने मान लो इसमें भी आप सोचो कि कोई नहीं ले रहा है अगर सामने से इंटरव्यू, तो मैं कुछ भी बोलूँ तो मेरा हो ही जाना चाहिए, है ना? जब आप सेल्फ इंटरव्यू दे रहे होते हो, सामने आपके पास सिर्फ सवाल आ रहा होता है, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस वगैरह भी एनालाइज किया जाता है। तो आप जो भी आंसर को बोलें, जैसे दीक्षा ने भी जो किया था कि आपको आंसर हमेशा बहुत ही आराम से बोलना है, मतलब बहुत फास्ट बोलोगे तो भी वो लगता है कि भाई आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो, और प्लस आपको प्रॉपर पोस्चर बना के आप अपना बैठ के अगर आप कामली जवाब दोगे और आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हो, उससे आपको एडमिशन में बहुत आसानी हो जाती है। वाले पॉइंट में जो वीज़ा का प्रोसेस जब हमारे पास में लेटर आने के बाद में स्टार्ट किया, तो वीज़ा का प्रोसेस में यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि आप डायरेक्टली जो है वो वीएफएस में अप्रोच नहीं करते हो। आपको पहले एक मिग्रेस नंबर जनरेट होता है जिसको माइग्रेशन नंबर भी बोलते हैं। आपको पहले उसके लिए अप्लाई करना होता है, जिसमें हमें मिग्रेस में एप्लीकेशन डालनी होती है, जहाँ पे आपके वापस से कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होता है और फिर हमारे पास में एक माइग्रेशन नंबर जनरेट होता है। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दो कि वो कैसे कैसे हुआ था, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसके लिए फिर डॉक्यूमेंट्स हमें अपोस्टाइल वगैरह भी कराने पड़े थे, है ना? तो वो एक थोड़ा सा वो भी आप बता दीजिए। सर उसमें जैसे आपने मेरे को सारी डिटेल वगैरह दी थी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे पीसीसी हो गया, मेरा 10th-12th की जो मार्कशीट हो गई उसको अपोस्टाइल भी करवाना पड़ा, वो सारी चीज़ें आपने मेरे को करवा के दे दी थी। और उसके बाद मिग्रेस जो आपने बोला आईडी देनी पड़ी थी। और सर इसके अलावा ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आइल्स का था और सारे मेरे एजुकेशन जो मैंने सारी चीज़ें डिग्री ली है वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है। तो अब जैसे इसमें एक पॉइंट बताया दीक्षा ने कि हमें पीसीसी भी करवानी पड़ी थी, है ना? अब जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, ये हमारा होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स ओल्ड। अगर उससे ज़्यादा पुराना होगा तो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो मान लो अगर आपने ऑलरेडी, अगर भी आप लोग अगर समर इनटेक जो कि मान लो अभी फरवरी मार्च का इनटेक आ रहा है और आपका पीसीसी ऑलरेडी पुराना हो चुका है, तो आपको वापस से नया बनवाना पड़ता है। और सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो ये होते हैं ये आपके एमईए से अपोस्टाइल होते हैं। उसके बाद ही आप मिग्रेस जो होता है प्लेटफॉर्म, उसमें हम लोग इसको अपलोड करते हैं। वो सब जब एक बार चेक होता है उसके बाद में हमारा माइग्रेशन नंबर जो है जनरेट होकर आ जाता है। अब इसमें अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमारा जो सीवी हो गया, ठीक है, हमारा पीसीसी हो गया, प्लस आपको इसमें साथ में आइल्स का स्कोर कार्ड हो गया, प्लस आपका हेल्थ जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो भी इसमें हमें देना होता है ऑलरेडी, है ना? मेरा सुबह इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने मेरे से मेनली यही सवाल पूछे कि आपका फ़ंड कौन वो कर रहा है, कि आपको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने पूछा कि आपने लिथुआनिया क्यों चूज़ करी। वैसे ही जैसे इंटरव्यू हुआ था मेरा विलियम्स टेक में, वैसे ही मैंने उनको जवाब दिया। और उसके अलावा उनके पास ये क्वेश्चन था कि आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या आपने स्टडी पे फोकस करना चाहते हो। मतलब तो फ्यूचर के बारे में हाँ क्या जी प्लान है वो उसके बारे में डिस्कस जी किया सर, होगा। ठीक है। फ्यूचर के बारे में किया। और उनका ये था कि आप जब वहाँ पे पढ़ने जाओगे उसके बाद क्या करना है आपको। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपनी होम कंट्री आके जो भी मैंने पढ़ा है उसको सारी अपनी कंट्रीब्यूट करूँगी कम्युनिटी को। चलो ठीक है। तो अच्छा, दूसरा था कि जब इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन आती है तब हमें उनको एक्नॉलेज भी करना होता है कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ इस वाले इंटरव्यू के टाइम पे। अब जो क्वेश्चन था, जो जैसे दीक्षा से ही पूछा गया कि भाई किसी ना किसी तरीके से वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या करोगे अल्टीमेटली, है ना? तो उसमें जब हम लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह भी जब बनाते हैं, या आपका जो जवाब भी होना चाहिए वो हमेशा इस लाइन पे जवाब होना चाहिए कि
आपने पढ़ाई करी, आपने एक नॉलेज गेन किया और उसके बाद में आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिली वहाँ पे काम करने की तो आपने मान लीजिए वर्क एक्सपीरियंस भी वहाँ पे गैदर किया। बट अल्टीमेटली आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं वापस यहाँ पे आके और अपनी जो स्किल्स हमने गैदर करी है वो फिर मैं अपनी कंट्री में उसको यूज़ करना चाहूँगी। किसी भी तरीके से आपका फाइल में अगर ये इंडिकेशन पहुँच जाता है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेटली उस कंट्री में पहुँचने का वो सिर्फ माइग्रेट होने का है, बल्कि आप स्टडी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, या आपका इंटेंशन वहाँ से वापस आने का नहीं अगर उनको रियलाइज़ होता है, तो वैसे में वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो पॉइंट एक आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का।